अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिब और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की। तो नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत ने सरहद पार पाकिस्तान में दहशतगर्दी तेज कर दी है। भारतीय मीडिया और भारतीय अफसरान टीवी चैनल्स पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में दहशतगर्दी को तेज करने के लिए चीखों पुकार कर रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत DG ISPR और सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए हैं। भारत गुज़श्ता 20 सालों से पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी रखे हुए है, जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की एक नाकाम कोशिश है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत दहशतगर्दों को फंड्स और हथियार फ्राहम करता है। 2016 में भी भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे गए थे। 2009 में पाकिस्तान ने ये सबूत भारतीय वज़ीर आज़म को दिए और गिरफ्तार मुख्तलिफ दहशतगर्दों ने भारतीय पुष्पनाही का माम एतराफ़ भी किया। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि खुजदार बच्चों पर हमला फितना हिंदुस्तान का मकरूर चेहरा है, और इसके साथ साथ खुजदार हमला भारतीय मां पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक्चुअली गोज सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। इन 2009 पाकिस्तान गवर्नमेंट handed over a evidence full of dossier of evidence, irrefutable evidence at Sharm el Sheikh to then Indian Prime Minister. Very recently, the media, international media, has seen self-given confessions and acknowledgements of multiple surrendered terrorists of this fitna al Hindustan, who told that how Hindustan is funding, planning and carrying out the terrorist acts in Balochistan. और नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि खुजदार हमले की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक खुजदार हमले में फितनातुल हिंदुस्तान मुलव्वस है। दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। ये दहशतगर्द हमला स्कूल बस पर नहीं बल्कि हमारी इक़दार पर था। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। It was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan, operating under the tutelage and the patronage of the Indian intelligence agency RAW. These Indian-sponsored terrorists have no place in Pakistan and our national discourse. तो ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तजज़ियेकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब को वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ हमें साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले खालिद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था, इस बात का इम्कान भी मौजूद था, खदशा भी मौजूद था कि अब भारत जो है वो इसका बदला बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी क्रिएट करके और वहाँ के हालात ख़राब करके चुकाने की कोशिश करेगा। अब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान को टारगेट किया हुआ है, वहाँ पर मासूम बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, जो हम ये भी देख रहे हैं सॉफ्ट टारगेट्स को वहाँ पर ख़ास तौर पर चुना जा रहा है। तो आपके ख्याल में अब पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? 20 सालों के सबूत तो DG ISPR ने आज मीडिया के सामने भी रख दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे इन्वाइट करने का। आपने बिल्कुल सही कहा, और आज तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव जो एविडेंस जिसको कहते हैं उसके साथ पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान आज से नहीं कई सालों से दहशतगर्दी में न सिर्फ मुलव्विस है बल्कि मासूम और निहत्ते शहरियों, स्कूल की बच्चियों तक भी उससे नहीं बची हैं। जिंदगी में जितना इस मुल्क दुनिया में जितना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है, जितनी ज्यादा उसकी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 1/4 या 1/5 उसकी पॉपुलेशन बनती है, हिंदुस्तान को उसी ग्रेस से चाहिए कि वो बिहेव करे। लेकिन मेरा ख्याल है असूलों की और शायद पासदारी या वैल्यूज की इंटरनेशनल कम्युनिटी में ना कोई वो पासदारी करता है, और ये बहुत अच्छा हमने किया है, पब्लिक को रूशनास कराया। हमारे तो मजहब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया था कि जब फतह मक्का के वक्त फसलें, दरख्त, फलदार दरख्त नहीं तबाह करने, औरतों बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना, जो इबादत गाहों में कोई पनाह ले ले उसको माफ कर देना। आप विजुलाइज करें कि हमारी क्या टीचिंग है और बॉर्डर पार से हमें क्या जवाब। जाहिर है हम उस तरह उन्हीं कॉइन्स में जिसको कहते हैं उसी वैल्यूज या उसी
बिलो दी जिसको कहते हैं बेल्ट और एक अनएथिकल बिहेवियर के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। हम एक स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये बहुत अच्छा इकदाम है और एम्बेसडर साहब ज्यादा इस पर रोशनी डाल सकेंगे कि हमें ये इंटरनेशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि दुनिया इस वक्त हमारी भी सुनने को तैयार है। पहले ट्रेडिशनली ये होता था कि जब भी हमले का इल्जाम लगाया जाता था या प्रोपेगेंडा किया जाता था, तो दुनिया भी काफी हद तक बिलीव कर लेती थी हिंदुस्तान की बात को। जब से हिंदुस्तान ने सिखों को मर्डर करने की कोशिश की है, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, दुनिया भी जान गई है कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किसको कहते हैं। अब रिलेटिवली हमारी बात क्योंकि सुनी जा रही है, तो इसको भरपूर तरीके से हमें अपने सिचुएशन को जो हमारी फेवर में है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जी यकीनन फेवर में इस्तेमाल करना चाहिए। जमील अहमद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि भारत अगर कोई ऐसा प्रोपेगेंडा करता है, चाहे वो पहलगाम ड्रामा हो, इल्जामात पाकिस्तान पर लगा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में भी अब दहशतगर्दी कर रहा है। दीगर ममालिक की बात की जाए, कनाडा, अमेरिका, वहां पर भी ताने बाने जो है वो भारत के ही जुड़ते हैं। तो कितना अलार्मिंग ये साइन है कि भारत जो है वो दहशतगर्दी की पॉलिसी पर गामजन है, तो दुनिया इस पर इतनी खामोश क्यों दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ। पहली तो बात यह है कि फिफ्थ जनरेशन वार का ये एक हिस्सा है, और फिफ्थ जनरेशन वार जिस खामोशी से लड़ी जाती है उसमें दुनिया को कन्विंस करने में टाइम लग जाता है। इस वक्त ये दुरुस्त है कि हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है। हमने एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी दुनिया को बावर कराया है कि इंडिया ने पहलगाम में जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया उसका क्या मकसद था, और वो कई मरतबा बताया जा चुका है ISPR की तरफ से भी और वैसे भी, कि उसका मकसद सिर्फ यही था कि पाकिस्तान को किसी तरह रगेता जाए और उसकी आड़ में कश्मीर का मामला मजीद पेंडिंग में और खड्डे में डाल दिया जाए। और तीसरी बात कि वहाँ के जो सेल्फ ग्रोन हुर्रियत पसंद हैं कश्मीरी, जो अपना हक मांग रहे हैं, जिनका के हक है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 2649 रेजोल्यूशन के तहत कि वो अपने हक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखें, उसके लिए मज़ाहमत करें, तो उनको जिस तरह भी बाद में कुचला जा सके, मजीद पहले ही कुचलते रहे हैं। उस पर बड़ी रिपोर्टिंग है, उसमें ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है। खैर, हमने तो 151 सफ़े का उनको दिया हुआ है डोजे, उससे ज्यादा बढ़कर ह्यूमन राइट की जो तकरीबन 2-2, 250 सफ़ों की रिपोर्ट है उसमें सारा बताया है। तो उसको मजीद बढ़ावा देने के लिए जो पहले जुल्म और तादी जबरो सितम होता रहा है कश्मीर में इंडिया के तरफ से, और वो इसलिए होता रहा है कि जो 17 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास किए गए हैं कश्मीरियों के लिए, कश्मीर का मसला हल करने के लिए, जिसको इंडिया मैं ना मानू के चक्कर में अभी तक नहीं जिसने माना, और क्योंकि वो चैप्टर 6 के तहत हुआ है, इस दफा जो मोमेंटम है इसका बिल्कुल कभी इम्कान है, पाकिस्तान के पास सदारत भी आ रही है, कभी इम्कान है कि उसको चैप्टर 7 के तहत उन रेजोल्यूशंस का हवाला देते हुए, ये बताते हुए कि पहलगाम का मकसद क्या था, उसका पस मंजर क्या था कि कश्मीरियों को मजीद कुचला जाए। हजारों घर मस्मार कर दिए गए हैं, हजारों लोगों को दोबारा इस पहलगाम के बाद, इस पहलगाम के बहाने से गिरफ्तार किया जा रहा है। दहशतगर्दी का इसलिए राग अलापा जाता है कि दहशतगर्दी के पीछे इंडिया जब छुप जाएगा तो उसको 370 और 35 में दुनिया के तरफ से प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि 370 आर्टिकल की एब्रोगेशन वो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडिया ने की थी अगस्त 2019 में। तो और इसी तरह 35A, क्योंकि वो खिलाफ वर्जी की थी और दहशतगर्दी का बहाना बना के कश्मीरियों को कुचलते हुए, पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए कि वो लिंक्स हैं उनके, वो असल हकीकत जो है जिस पे दुनिया की नजर उससे चुभाना चाहता है, अब वो उभर के दोबारा आ गई है बात। अब क्योंकि उभर के वो बात दोबारा आ गई है, तो इस मोमेंटम को, इस इम्पीटस को बरकरार रखने के लिए देखें जिस तरह के अभी मुल्क से मोफा भी इस पे मेहनत कर रहा है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, हमारी ISPR भी मेहनत कर रही है, हमारे काबरीन, प्राइम मिनिस्टर सब कर रहे हैं। इसका तसलसल उस वक्त इसमें मजीद मजबूती आएगी जब हर एम्बेसी इसी अंदाज में, इसी तरीके से वहां के लोगों को, वहां की होस्ट गवर्नमेंट को बावर कराए। और उसका अंदाज क्या होना चाहिए? उसका अंदाज ये होना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, वहां के अखबारों में, वहां के टेलीविजन में जाके यही बातें जो यहाँ हो रही हैं उसको मजीद, क्योंकि दुनिया की मेमोरी इस मामले में जियोपॉलिटिकल साइड पर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इस किस्म के मामलात में बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है। तो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी वो इसमें नेम ऑफ द गेम है।
तो वो उसको जारी रखने के लिए जो अभी मोमेंटम बना है, और मुझे यकीन है जिस तरह के देखें कल की बात है, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, हमारी जो वहाँ मिशन है न्यूयॉर्क में यूएन के साथ, उन्होंने अच्छा काम किया है। यूएन ने सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन भी पास किया है। तो इस मोमेंटम के लिए हमारे 193 मुल्क में हमारी एक्रेडिटेशन और हमारी एम्बेसीज मौजूद हैं। Right. उसमें हम यकीनन इसको बढ़ावा और इसको अभी एनवाई भेज रहे हैं, अच्छी बात है। एनवाई के साथ साथ हमारा हर ओवरसीज पाकिस्तानी वो मुल्क का सफीर है। देखिए इस वक्त जब हमारी ये जंग हुई 4 दिन की, इसमें कैसे लोग जुड़ गए, अपने इख्तिलाफात बुला के जुड़ गए। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने काफी साथ दिया। जब बात आती है कौमी यकजहती की, अफवाज पाकिस्तान की, उनके अस्करी सलाहियतों और कुव्वतों और उनकी जमामर्दी और उनकी कारकर्दगी की बात आती है तो सारे एक हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपने डॉक्टर देखा साहब, कि इस इस एक वक्त वाक़े ने के सारे पूरी कौम एक हैं, को जो है इस वक्त यूनाइट कर दिया है, मुत्तहिद कर दिया। और आपने वो बिल्कुल सारे ठीक सफीर कहा, बन गए। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितने भी पाकिस्तान के सिफारत खाने हैं उनको ये मामला जो है वो दीगर ममालिक के सामने, उनकी क़यादत के सामने रखना चाहिए और सिफारतकारी में तेज़ी आनी चाहिए। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, चंद रोज़ पहले की बात है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने खिताब करते हुए कहा था कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, और ये भी उन्होंने कहा था कि तुम 1500 बंदे समझते हो इसे ले जाएंगे, तुम्हारी 10 नस्लें भी इसे नहीं लेके जा सकती। तो बलूचिस्तान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो तो उन्होंने लाउड एंड क्लियर बता ही दिया। लेकिन जो भारतीय प्रॉक्सीज वहां पर दहशतगर्दी के वाकयात करवा रही हैं, उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? नेशनल एक्शन प्लान की बात हो रही है तो उसमें कितनी तेजी आनी चाहिए? अब देखिए, जिस तरह मिस्टर जमील साहब कह रहे थे कि हमें एग्रेसिवली एक्सटर्नल फ्रंट पे ये लेकर जाना चाहिए केस, लेकिन उतना ही हमें इंटरनल फ्रंट पर भी इसको वॉच करना है। जब जंग खत्म हुई थी तो मुझसे पूछा गया था कई चैनल्स पर कि वे फॉरवर्ड किया, तो मैंने कहा हिंदुस्तान ने क्योंकि जमीन पर मार खाई है, समुद्र में हिम्मत नहीं हुई है, हवा में बहुत ज्यादा हजीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, तो वो प्रॉक्सी वॉर या प्रॉक्सी ऑप्शंस का ही सहारा लेगा। पहली बात तो ये। अब प्रॉक्सी दुश्मन कामयाब कब होता है? कामयाब उस वक्त होता है जब उसको पता लगे कि इस मुल्क में यूनिटी कम है, इस सूबे में कम है, इस प्रोविंस कम है, यहाँ पे अंडर प्रिविलेज ज्यादा है, हैव और हैव नॉट का गैप ज्यादा है। यहाँ पे बलूचिस्तान में आप खुद देखिए, मेरी 2 दफा पोस्टिंग रही है, मैंने फाइटर स्क्वाड्रन कमांड किया क्वेटा में, तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि वहाँ डिसइंटीग्रेटेड जाहिर एक रिलेटिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू सरदार ट्राइबल सिस्टम है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लोगों की रिलेटिवली उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी सूबों में है। जब ये होगी तो दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है, जितना आप वैक्यूम या स्पेस ज्यादा देंगे वो आपके लोगों को खरीदेगा। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है, जैसे स्कूल नहीं बाहर एरिया में बनने दिए जाते हैं सिस्टम की वजह से, लड़कियों को तो बहुत ज्यादा नहीं डिप्राइव किया जाता है एजुकेशन से, तो जितना ज्यादा हम दुश्मन को गैप देंगे उतना ही दुश्मन के लिए आसान होगा घुसना। बाकी सूबों की तरफ क्यों नहीं करते? मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ आइडियल एजुकेशन है या आइडियल अपॉर्चुनिटीज है बाकी सूबों में, लेकिन बलूचिस्तान में निस्बतन ज्यादा है, बहुत बड़ा सूबा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्रोथ उस तरह की नहीं है, एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल ट्रेड उस तरह की नहीं है, तो उधर हमें मे भी मॉडल विलेजेस बनाने पड़े, लोगों को रागिब करने के लिए अपनी तरफ लॉन्ग टर्म में, लोगों को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देने के लिए कि अगर यहाँ सूबे में अगर आप हमारा साथ देंगे, हमारी गवर्नेंस की तरफ आएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, स्कूलिंग होगी, बेहतर पानी होगा, अपॉर्चुनिटीज होगी। तो ये टू फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। एक शॉर्ट टर्म जो एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, हमें बाहर जाना चाहिए, एग्रेसिव जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें ये देखना है कि क्यों ये हमारे लोगों को ये आसानी से अपनी तरफ राग, हम भी से लोग हैं जिनका मजहब यही है, अगर ज्यादातर मुसलमान ही, उनको क्या किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ उभारा जाता है। तो जितने क्रैक्स वैक्यूम ज्यादा देंगे हम किसी वजह से, चाहे वो हमारा डूइंग है, लेकिन खालिद साहब जैसे कि आपने कहा कि ब्रेन वॉशिंग की जाती है, जमील अहमद साहब जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि भारत जो है वो हथियारों को, पैसे को इस्तेमाल करके जो है दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, और जिस तरह से हमने कल्चर देखा, और आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारे शवाहिद बताए कि किस तरह उनके टेलीविजन पर लोग बैठकर जो जंग है उसको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, दहशतगर्दी को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। तो उनका तो बयानिया सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने, और जिस तरह के शवाहिद हमने अब दुनिया के सामने रखे हैं, क्या ये काफी नहीं है इंसाफ के लिए? नहीं, काफी उस वक्त होंगे जब हम उन शवाहिद को मजीद तसलसल के साथ की बेसिस पर उन शवाहिद को हम दुनिया को बावर कराते रहें। हमने वो करा दिया है, एक दफा नहीं कई मरतबा करा दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया की इस मामले में मेमोरी जो है, आप कश्मीर के मामले में देख लें, फलस्तीन के मामले में देख लें, इराक के मामले में देख लें, इसमें मेमोरीज काफी इसमें फेड आउट होना शुरू हो जाती है। दुनिया के पास और बहुत सारे मामलात हैं, लिहाजा इसकी कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। रहा सवाल इंडिया में टेलीविजन पे बैठ के जो वो
वहाँ के एनालिस्ट वगैरह बात करते हैं जो चीखते चिल्लाते हैं। मैंने तो जाना ही छोड़ दिया, पहले मैं कभी कभी अपेयर हो जाता था, तो इसलिए वहां तो चीखने चिल्लाने वाली बात होती है, लेकिन उस हद तक भी बात नहीं है। एनालिस्टों को ब्लेम तो बाद में करें, उनको जिस तरह फीड किया जाता है, जिस तरीके से आज DGISPR बता रहे थे कि उनके जो सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए रॉ की तरफ से अकाउंट्स खुले हुए हैं, और वो यहाँ अभी वाकया होता नहीं है, 5 मिनट के बाद उनके टेलीविजन पर हर चीज आ जाती है। जी। हमारे पास तो नहीं आती है। हमें तो कोई नहीं बताता है कि भाई जी। आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हम तो अपना तजिया पेश करते हैं, जी। हम तो चीखते चिल्लाते नहीं है। देख लें, सारे यहाँ एनालिस्ट बैठे होते हैं अब सारा दिन आपके मुख्तलिफ चैनल्स पर, लेकिन वो चीखते चिल्लाते नहीं है। वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, अपने एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए वो करते। वहां जब सोशल मीडिया पर हर इंसिडेंट के बाद, देखिए आज टाइमिंग के हिसाब से जो खुजदार में हुआ है, टाइमिंग के हिसाब से 8 बजे, 8:05 पे, 8:08 पे, 8:12 पर सुबह के वक्त वहां उनके सोशल मीडिया पे सारी तफसील आना शुरू हो गई कि बस वो बलूचिस्तान और BLA को आगे बढ़ा के और हर चीज बताना इस तरह शुरू कर दिया जैसे कि उनके पास कोई रोड मैप है। तो इसी तरीके से बाकी भी जितने मियाँ वाली का जब हुआ वहां, तो उन्होंने कहा जी पता नहीं 20 के करीब जहाज जो है वो उड़ा दिए गए और वहां अटैक हो गया। अभी अटैक हुआ है 5 मिनट बाद, 3 मिनट बाद सारे अकाउंट से। तो हमें याद है, इन्फो लैब के जमाने की बात याद है, तो वो सारा सिलसिला हमारे सामने है। अब होना क्या चाहिए? पाकिस्तान को जब पता है, हमें ये पता है कि इंडिया 5th जनरेशन वॉर में ट्रांस फ्रंटियर और सिस फ्रंटियर, यानी कि मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर क्या कर रहा है और हमारे मुल्क में क्या करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि अभी वेपन पैसे, आज आपको DGISPR नहीं बताया जी। कि वहां एक आदमी बैठ के कहता है, उनका एक तजियाकार, कि जी वो 20 ठीक लाख में ये है बंदा इधर उड़ा से दो। जी। कराची जी। में चले जाएं। तो BLA को बता रहा है कि वहां कप्तान के जो है ना 10 लाख मिलेंगे, मेजर के 20 और फलाने के 30 और उसके 40 और 50 लाख। तो इस किस्म की दुनिया के सामने कि जो बातें की जा रही है उसको कनेक्ट करना चाहिए। जी। मैं आपको इस बात का भी आखिरी मुख्तसरन दो सेंटेंस में जवाब देता चलूं। इस वक्त होना ये चाहिए, आपने ट्रांसनेशनल की भी बात की, ये सारी चीजें ताजा हैं दुनिया के जहन में। अब इसका एक पैकेज होना चाहिए। उन ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो कि कनाडा में हुआ, जो अमेरिका में हुआ, जो UK में हुआ, उन तमाम का पैकेज जो अभी पहलगाम से और जो इस वक्त हो रहा है फौजदार को, इस पैकेज को मिला के दुनिया को बताना चाहिए। जो 22 के करीब यहाँ लोगों को यहाँ रॉ जो मानती है, उनके अमित सिंह मानते हैं कि हमने चुन चुन के जाके पाकिस्तान में निशाना बनाया है। तो एक गवर्नमेंट कैबिनेट मेंबर जब इसको एडमिट कर रहा है, तो इसको बताने में पाकिस्तान को थोड़ा सा और एडवोकेसी और एग्रेसिवनेस के साथ अपने मिशंस, अपने एम्बेसीज को बीच में बिल्कुल इन्वॉल्व डॉक्टर साहब, करते ये हुए बड़ी अच्छी इसको चीज करना चाहिए। आपने दी जहां है। तक रहा पाकिस्तान के जो सबूत हैं वो तो हमने दुनिया के सामने रखे ही हैं, लेकिन जो आपने जिक्र किया है ना कि कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, दीगर ममालिक में जो भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, और उन ममालिक की जो हुकूमतें हैं वो भी इसको तस्लीम कर रही हैं बाकायदा तौर पर, और भारत के खिलाफ बयानात भी वहाँ से सामने आ रहे हैं। लेकिन खालिद चिश्ती साहब, जो डोजियर्स भी हमने दिए गए हैं और जो लिस्ट ऑफ इवेंट्स हमने भी जिनका जिक्र भी किया है, आपके ख्याल में क्या वो ये काफ़ी नहीं है कि भारत को बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर एक दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाए, जो कि पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत के इन दहशतगर्द कार्रवाइयों से गैर महफूज है? जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूड एफर्ट है। दुनिया में हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ी है, उसके ट्रेड रिलेशन ज्यादा है, डिप्लोमेटिक टाइज ज्यादा, स्टेक ज्यादा है तो दूसरे मुल्कों के हिंदुस्तान के साथ। आप खुद नोट कर ले, बहुत बड़ी मंडी है या मार्केट है जहां का बिजनेस दुनिया का चलता है। तो दुनिया सिर्फ हमारे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक सच्चा हो, लेकिन वो स्टेक देखती है कि किसके साथ हमारे ज्यादा है। आपने देखा नहीं है कि अब क्या क्या कमी रह गई थी हमारे पास सबूत की, जो पहलगाम वाला हुआ था। लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने खुलकर हमारा साथ नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? और न्यूट्रल रहना पसंद किया था, और दोनों को कहा था एस्केलेशन ना करें, ये करें वो करें। क्यों किया था? सबको समझ आ रही थी कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। वजह ये थी बुनियादी तौर पर कि उनका कॉमन नेशनल इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि हिंदुस्तान से हम बिगाड़े ना। अगर पाकिस्तान से फेवर करेंगे वो होगा एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, तो वो नहीं चाहते थे। जब भी आप ये डोजियर देंगे, सब देंगे, उन्होंने जरूर पढ़ेंगे, जरूर देखेंगे, हो सकता है दिल में मान भी ले,
लेकिन पब्लिकली आने के लिए उन्होंने अपना स्टेक देखना होगा हिंदुस्तान के साथ कि हमारा स्टेक क्या है, ट्रेड क्या है, हमारा आपस में इंटर रिलेशंस क्या है। तो वो बायलैटरल रिलेशंस पे बेस करके दुनिया आगे चलती है। लेकिन जैसा पहले हम बात कर रहे हैं कि हमें ये कंटिन्यूड एफर्ट है, ये वन डे, ये नहीं है कि ये बच्चियां शहीद हुई हैं हम फ्रेश करें, एक हफ्ते बाद फिर भूल जाएं, फिर हम घरों को चले जाएं, फिर खुदा न खास्ता अगले मिसाब का इंतजार करें, फिर हम कहें ये जी हमने तो पहले भी पिछले महीने भी कहा था, ये पिछले हफ्ते भी कहा था। ये एक ऑनगोइंग कैंपेन है, इसको आप जारी रखनी पड़ेगी हमें दोनों फ्रंट पे। जैसे मैं कर रहा हूँ, डोमेस्टिकली भी लोगों को ज्यादा ज्वाइन करना पड़ेगा। कौम कितनी मुत्तहिद हुई, अब मिनिस्टर साहब अभी कह रहे थे, लेकिन कौम को मुत्तहिद करने के लिए हम जंगें तो नहीं रोजाना लड़ी जा सकती। एक जंग हो गई, हमें बेनिफिट हुआ, हमने बहुत विक्टोरियस हम लोग और मुसल्लह अफवाज निकल कर आए, लेकिन अब हमें आगे देखना है कि हमें जो यूनिटी है उसको वैल्यू ऐड करनी चाहिए, तब बॉन्डेज बढ़ाना चाहिए और एक्सटर्नली भी उसी एग्रेशन से काम करना चाहिए और कंटिन्यूड करना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि एक दफा आप भिजवा दें लेटर्स और उसके बाद अगले खुदा न खास्ता मिसाब का इंतजार, क्योंकि इंडिया ने तो बाज नहीं आना, ये कंटिन्यूड होगा। ये एक फ्रंट पे करेंगे, कभी किसी और डायमेंशन से करेंगे कि लोकेशन जिसने दहशतगर्दी करनी होती है हमें ज़हन में रखना पड़ेगा, इनिशिएटिव उसके पास होता है। जो 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 विक्टिम होता है वो गेस वर्क पे होता है, वो डिफेंसिव होता है, कहाँ होगी, कब होगी, किस इंटेंसिटी से होगी, टारगेट क्या होगा, स्कूल होगी, मजदूर होंगे, बच्चे होंगे, बस होगी, क्या होगा। यानी आप डिफेंसिव जब होते हैं क्योंकि आपने इनिशिएटिव नहीं लेना होता। जैसे हिंदुस्तान ने पहलगाम के बाद 2 हफ्ते तक हमें कहा कि हम सजा देंगे, हम पनिश करेंगे। तमाम मुसल्लह अफवाज बहुत अलर्ट रही, पाक फिजाइया बहुत ज्यादा अलर्ट इसलिए रही कि रिएक्शन टाइम बड़ा कम होता है एयर पावर को एम्प्लॉय करते वक्त। तो क्या था, हम रिएक्टिव मोड पे थे, हमें नहीं पता था दुश्मन कहां से आएगा, कब आएगा, कितने जहाज लेकर आएगा, कौन सा टारगेट करेंगे, मिसाइल से करेगा, ड्रोन से करेगा, स्टैंड ऑफ वेपन करेगा या टारगेट्स के ऊपर पहुंचेगा। इसी तरह दहशतगर्दी या प्रॉक्सी के अंदर भी इनिशिएटिव दुश्मन के पास होता है और वो रिटेन रखेगा अपने पास और हमें गैस पे रखेगा। जाहिर है उसको बहुत एनर्जी लगती है। तो ये कंटिन्यूड एक कैंपेन है जो टाइम बार्ड भी नहीं है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और फॉरेन ऑफिस को भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, इंटरनल फोर्सेस को भी ऑल द टाइम फुल अलर्ट रहना पड़ेगा। सही, तो कंटिन्यू एफर्ट्स करनी पड़ेंगी सिफारती सतह पर भी। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया। और यकीनन भारत जो है वो ये कंटिन्यू रखेगा और ऐसी जारहियत करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान भी तैयार है और बारहा कह चुका है कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान जो है वो हम्मा वक्त तैयार है। फिलहाल यहाँ पर वक्त ब्रेक। हमारे साथ रहिए।